पिछले वीडियो में हम लोग जो है कि प्रोटोप्लाज्म तक के बात कर चुके थे कि सेल में जो जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं उसमें हम लोग प्रोटोप्लाज्म तक के बात कर चुके थे। आगे जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सीलिया और फ्लैजेला। तो ये जो सीलिया और फ्लैजेला होता है ये क्या होता है? तो सीलिया और फ्लैजेला जो होता है वो किसी भी सेल में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी ये रोम के नुमा आकार का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर संरचना पाई जाती है जो कि वो सिर्फ एनिमल प्लांट्स में या एनिमल सेल में पाया जाता है। वो सिर्फ किस में पाया जाता है? तो एनिमल सेल में पाया जाता है। इसका जो ये जो होता है सीलिया और फ्लैजेला, ये सेल के बाहरी भाग होते हैं। सेल का जो होता है वो बाहरी भाग होता है और ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा सेल होता है हमारा। सेल में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, राइबोसोम, ये सब सेल के अंदर पाए जाते हैं। बट यहाँ पर जो सीलिया और फ्लैजेला होता है वो सेल के बाहर पाया जाता है और वो एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के बाहर पाया जाता है। और इसका जो कार्य होता है, करता क्या है, तो ये सेल को गति प्रोवाइड करवाता है, मोशन प्रोवाइड करवाता है और ये फीडिंग करने का कार्य करता है। यहाँ सीलिया और फ्लैजेला दो की बात की गई है, तो बात हम लोग करेंगे जो फ्लैजेला होता है वो सीलिया से बड़ा होता है। फ्लैजेला जो होता है वो सीलिया से बड़ा होता है और यह केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। ये बात हो गई सीलिया और फ्लैजेला की। इसके आगे यदि हम लोग कंटिन्यू करें तो बात करेंगे जो प्लास्टिड की बात करेंगे। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड केवल जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है। और प्लास्टिड जो है यहाँ पर तीन टाइप से हो जाते हैं। प्लास्टिड कितने टाइप से हो जाते हैं? तीन टाइप से हो जाते हैं। पहला हो जाता है क्लोरोप्लास्ट। पहला हम पढ़ेंगे प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट हमारा लीव में, यानी स्टेम, लीव और इन सभी में पाया जाता है और ये फूड फॉर्मेशन में फंक्शन करता है, यानी ये क्या करता है, भोजन बनाने का कार्य करता है। फूड को फॉर्मेट करने यानी भोजन बनाने का कार्य क्लोरोप्लास्ट करता है। और जो क्लोरोफिल होता है वो इसी में प्रेजेंट होता है, जिससे जो पत्ती है, तना है, इनको हरा कलर यानी ग्रीन कलर प्रोवाइड कराने का कार्य जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट का होता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण से पत्तियां हरी होती हैं और जो स्टेम, तना वगैरह होते हैं वो भी हरे होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के बाद इसका जो सेकेंड पार्ट होगा, ये फर्स्ट हो गया, इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो हमारा हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट कलर प्रोवाइड नहीं करवाता है। यहाँ कलरलेस लिखा हुआ है, तो कलरलेस का मतलब हम लोग समझेंगे कि कांट प्रोवाइड कलर, यानी ये किसी भी चीज को कलर प्रोवाइड कराने का कार्य ल्यूकोप्लास्ट नहीं करता। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो रूट और स्टेम में पाया जाता है और ये फूड स्टोर करने का कार्य करता है। ये क्या करता है? फूड को स्टोर करता है, फूड को स्टोर करने का कार्य करता है और ये कलर प्रोवाइड नहीं करवाता है। ये बात हम विशेष के याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करें यदि, तो बात करते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट का। क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइडर होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? कलर प्रोवाइडर होता है, यानी ये कलर प्रोवाइड करवाता है। और ये एक प्लास्टिड का पार्ट, तीसरा पार्ट होता है जो कि कलर प्रोवाइड करवाने का कार्य करता है। और इसके एग्जाम्पल को देखा जाए हम लोग तो जो जैसे कैरोटीन, तो गाजर का जो जैसा भी कलर है वो कलर यदि गाजर में है तो वो कैरोटीन प्रेजेंट है, इसके कारण से है। बीटानोन के कारण से जो अंदर में कलर रहता है, जो भी कलर है। लाइकोपेन के कारण क्या होता है? गाजर का कलर होता है। और जेंथोफिल के कारण जो होता है वो किसी भी फ्रूट्स का यदि येलो कलर में है, यानी पीला कलर में है, कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल्स जो भी चीजें हैं वो यदि पीले कलर के हैं तो इसका मतलब होगा कि उसमें जेंथोफिल पाया जाता है। इसका मीन्स हम लोग निकालेंगे कि उसमें जेंथोफिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें, ये बात हो गई प्लास्टिड के बारे में। यदि उसके बाद हम लोग जाने तो बात करते हैं क्रोमोसोम की। बात किसकी करते हैं? क्रोमोसोम की बात करते हैं। और ये जो क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। और क्रोमोसोम जो होता है वो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए और जीन पाए जाते हैं, जिनकी बात हम लोग अलग वीडियो में करेंगे। डीएनए, आरएनए, जीन क्या होता है? डीएनए जो होता है हमारा क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, आगे इनकी बात की जाएगी। और ये क्या होता है? क्रोमोसोम जो होता है वो मनुष्यों में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो कि 23 पेयर में होते हैं, यानी ये 23 जोड़े में होते हैं। पेयर क्यों लिखा गया? इसका रीजन क्या था? तो रीजन ये था
कि जो मेल होते हैं यानी पुरुष जो होते हैं उसमें 22+2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और जो फीमेल होते हैं उसमें 22+2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। बट यहाँ पर ये जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं हमारे यानी 22 इसे हम लोग ऑटोसोम क्रोमोसोम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऑटोसोम क्रोमोसोम बोलते हैं। ये ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं। बट यहाँ पर जो ये वाले क्रोमोसोम होते हैं इसे हम लोग एलोसोम बोलते हैं। एलोसोम, ये क्या होते हैं? एलोसोम क्रोमोसोम होते हैं। अब यहाँ पर जो होता है इसके बारे में कि मेल डिसाइड होगा कि यानी बेबी जो होना है वो मेल होना है फीमेल होना है, इन दोनों का डिसीजन जो होता है वो इसी से होता है। वो किन से होता है? इनसे होता है। यहाँ पर जो ये क्रोमोसोम में एक्स और वाई होते हैं, तो जो ये एक्स और वाई होते हैं ये जर्म सेल डिसाइड करता है। ये क्या होते हैं? जर्म सेल के बने होते हैं। और यहाँ पर अब डिटर्मिनेशन ऑफ गर्ल्स और बॉयज, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले वीडियो में समझेंगे जानेंगे। यहाँ पर ये चीजें होती हैं। तो अब इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में 22 मेल फीमेल में सेम है, बट ये डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो चाहे पुरुष की देखो या किसी महिला की देखो, जैसे किसी लड़का की शरीर देखो या किसी लड़की की शरीर देखो, तो उसमें 90% चीजें एक जैसी मिलती हैं। जैसे हार्ट है, किडनी है, ये हमारा हार्ट किसी लड़की में लग सकता है, किसी लड़की का हमारे में लग सकता है, किसी लड़की की किडनी है वो हमारे में लग सकती है, हमारी किडनी किसी भी लड़की में लग सकती है। तो ये चीजें हो सकती हैं, अदली बदली जा सकती हैं। तो 90% चीजें जो होती हैं शरीर की वो गर्ल्स और बॉयज दोनों में सेम होती हैं। इसलिए इन दोनों में 22 और 22 क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए इसे ऑटोसोम क्रोमोसोम कहा जाता है। बट कुछ यानी 10% मान के चला जाए तो वो क्या होती है? डिफरेंस होती हैं। और वो डिफरेंस जो होता है वो जर्म सेल में होता है। वो डिफरेंस जो होता है वो जर्म सेल में होता है। और जर्म सेल क्या होती हैं? यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं जर्म सेल के अंतर्गत आते हैं, उसी को कहते हैं। उनकी बातें हम लोग अलग किसी वीडियो में करेंगे। और ये जो डायग्राम ये जो बना हुआ है इस ये स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। जिस प्रकार से एक सेल होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये चीजें होती हैं। और उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है सेल के अंदर। तो उसी प्रकार से एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है। और इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए, जीन वगैरह पाई जाती है। यानी इसमें जो भरा है इसमें डीएनए, आरएनए, जीन, यानी हम लोग जब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे बहुत ज्यादा तो इसमें हम लोगों को डीएनए, आरएनए, जीन वगैरह देखने को मिलेंगे, जितना ज्यादा देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्रोमोसोम को भी समझ लिए हैं। अब हम उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब आगे जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो सेल होती है, कोशिका होती है, ये हमारी स्मॉलेस्ट ऑर्गन होती है या स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो हम लोग जानेंगे कि जो सेल होता है हमारा वो एक प्रकार का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ना कि स्मॉलेस्ट ऑर्गन होता है। ये स्मॉलेस्ट ऑर्गन नहीं होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब ये स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों होती है? क्योंकि यदि हम लोग देखें तो ये जो सेल है ये क्या है? एक प्रकार की सेल हो गई। अब इस सेल के अंदर देखो कितने सारे छोटे छोटे ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, कितनी चीजें पाई जा रही हैं। तो इसको हम लोग इसलिए सेल को स्मॉलेस्ट ऑर्गन ना बोल करके हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं। ओके, अब इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया देखो कितने कार्य कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? एनर्जी फॉर्मेशन कर रहा है। लाइसोसोम जो है हमारा वो डाइजेशन और जो डेड सेल्स हैं उनको डाइजेस्ट करना और जो मतलब क्षतिग्रस्त हो गई सेल उनको हटाने का कार्य करता है। गाल्गी बॉडी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। राइबोसोम जो होता है हमारा वो क्या करता है? तो वो प्रोटीन बनाने में, फॉर्मेशन करने में कार्य करता है। सेंट्रोसोम जो होता है वो सेल डिवीजन करने में कार्य करता है और जो क्षतिग्रस्त सेल हैं यानी नुकसान टूट फूट गए सेल उनको डिवाइड करके सही करने का कार्य करता है। वैक्यूल स्टोर करने का कार्य करता है वाटर वगैरह का। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें राइबोसोम वगैरह पाए जाते हैं। तो कितने कार्य कर रहे हैं इसमें जो ये ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन देखो कितने कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए ये ऑर्गन सेल के अंदर है। तो भाई जब सेल सबसे छोटा हो जाएगा तो उसमें ऑर्गन कैसे आ जाएंगे? तो और जबकि सबसे छोटा तो राइबोसोम होता है, ये भी एक ऑर्गन होता है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि जो सेल है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गन ना हो करके स्मॉलेस्ट यूनिट होता है।
सेल जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अब यहाँ पर हम कुछ डिफरेंस देखेंगे किसमें, कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। तो जो चीजें यहाँ लिखी हुई हैं ये सब एनिमल सेल में होंगी, जो चीजें यहाँ लिखी हैं ये प्लांट सेल की हैं, और ये जो चीजें लिखी हैं ये यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, यानी कॉमन है दोनों में। तो हम लोग देखेंगे कि जो एनिमल सेल होता है वो एक एनिमल सेल छोटी सेल होती हैं, एनिमल में जो पाई जाने वाले सेल्स होते हैं छोटे सेल होते हैं, ये गोल सेल होती हैं, और इसमें जो वैक्यूल पाया जाता है वो भी छोटा होता है। प्लांट सेल में जो होता है वो हमारा लार्ज सेल होता है और एक चौकोर होता है। ये सेल कैसी होती है, बड़ी सेल होती हैं और चौकोर होती हैं, और इसमें जो वैक्यूल प्लांट सेल में पाया जाता है वो बड़ा होता है, क्योंकि पानी स्टोर करना प्लांट के लिए ज्यादा मात्रा में जरूरी होता है, इसलिए वैक्यूल भी बड़ा होता है, ज्यादा होता है। अब जो चीजें हैं कि जैसे इसमें देखो स्मॉल एनिमल में स्मॉल सेल पाई जा रही है, राउंडेड है, इसमें गोल है, यानी थोड़ा थोड़ा मैचिंग हो रहा है, इसमें वैक्यूल बड़ा पाया जा रहा है, इसमें वैक्यूल छोटा पाया जा रहा है। तो ये जो बातें हैं ये थोड़ा थोड़ा क्या है मैच कर रही हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा ये मिल रही हैं। बट ये जो यहाँ बातें लिखी हुई है कि जो सीलिया है, जैसे हम सीलिया की बात करें तो सीलिया सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा, फ्लेजला सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा, लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल में पाया जा रहा है, और जो यहाँ पर सेलवाल है ये सेलवाल हमारा सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा। सेलवाल किसका बना होता है, तो सेलवाल हमारा जो होता है सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का सेलवाल बना होता है। प्लास्टिड जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाएगा। तो ये दोनों जो चीजें होती हैं ये सिर्फ अलग अलग डिवाइड है बिल्कुल, एनिमल सेल में ये चीजें पाई जाएंगी, प्लांट सेल में ये चीजें पाई जाएंगी, बट यहाँ पर जो चीजें हैं ये थोड़ा थोड़ा मैच कर रही हैं, बस ये आकार का अंतर आ जाता है इनमें। और बीच में जो मेम्ब्रेन है यानी ये दोनों में कॉमन है, दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी बनाना, यानी एनर्जी कॉइन के रूप में कार्य करना, एनर्जी फॉर्मेशन करना। राइबोसोम का कार्य प्रोटीन बनाना, यानी इसमें दोनों में कार्य होता है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी दोनों में पाया जाता है। गोल्गी बॉडी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। न्यूक्लियस जो होता है एज अ कंट्रोलर होता है, यानी सबका कार्य करता है। और सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का कार्य करता है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम जो होता है वो एनिमल बॉडी में तो सेल डिवीजन करने का कार्य करता है हमेशा कंप्लीटली, बट जो प्लांट होते हैं तो जो स्मॉल प्लांट होते हैं, स्मॉल प्लांट हम लोग लिखेंगे, इनमें सेल डिवीजन करता रहता है। सेंट्रोसोम स्मॉल प्लांट में सेल डिवीजन क्या करता है, चालू रखता है। बट जो लार्ज प्लांट होते हैं, हम लोग यदि बोलें लार्ज प्लांट यानी बड़े पेड़ पौधे होते हैं, इनमें इस जो सेंट्रोसोम होता है वो डिवीजन करने का कार्य नहीं करता है। तो लार्ज प्लांट में जो कार्य करता है वो सेल प्लेटें होती हैं, सेल प्लेट, यानी जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो सेल डिवीजन का कार्य होता है वो हमारा सेल प्लेट करता है, ना कि प्लांट सेल करता है। और जो नहीं, ना कि सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम सिर्फ छोटे पौधों में सेल डिवीजन करने का कार्य करता है। तो इतनी बातें जरूर समझ में आई होंगी और हमें विश्वास समझ में आया होगा। तो यदि ये समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है इसके आगे का पार्ट। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आगे अब हम लोग देखेंगे सेल। तो सेल जो होते हैं वो दो टाइप में बट जाते हैं। पहला होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा जो हमारा होता है वो यूकैरियोटिक सेल होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं हमारे वो अनडेवलप्ड होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटे जीवों में पाए जाते हैं, यानी वो जो ऐसे जीव जो नेकेड आइज से नहीं देखे जा सकते हैं, ऑर्गेनिज्म यानी नंगी आंखों से नेकेड आइज से नहीं देखे जा सकते, बहुत छोटे होते हैं ये। और ये इनके मुख्य मुख्य अंग ही देखे जा सकते हैं, मेन ऑर्गन वो भी माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। और ये अनडेवलप्ड अविकसित होते हैं। और ये जो होती है इसका मेन एग्जाम्पल अच्छा होता है जो वो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल। और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं जो वेल डेवलप्ड सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। प्रोकैरियोटिक में हम लोग एक बोल सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और न्यूक्लियस एब्सेंट होने के कारण से न्यूक्लियस में जितनी चीजें पाई जाती हैं वो भी क्या होगा, वो भी नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में, वो चीजें भी नहीं होता है। उसके बाद में यानी न्यूक्लियस ना के बराबर होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस का कोई मतलब नहीं होता है होने का। और जो प्रो यूकैरियोट होते हैं वो एनिमल और हायर एनिमल्स और प्लांट होते हैं जो बड़े जीव होते हैं इनमें, उनमें वो सब यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर ये जो बना हुआ है इसमें क्या है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जीवों में क्या क्या पाया जाता है। और ये बीच में जो कॉमन लिखा हुआ है वो है
कि ये दोनों में पाया जाता है, यानी यूकैरियोट में भी और प्रोकैरियोट में भी। तो हम लोग देखेंगे कि जो प्रोकैरियोट होते हैं वो काफी छोटे सेल होते हैं, यानी स्मॉल सेल होते हैं, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल ना के बराबर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस पर कवरिंग नहीं होती है, नो इनवलप ऑन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस पर कोई कवरिंग नहीं होती है। और ये जो सांस लेते हैं वो थोड़ा प्रोटोप्लाज्म, और ये प्रोटोप्लाज्म के द्वारा क्या करते हैं, सांस लेते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के द्वारा, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं यानी जीव होते हैं वो सांस लेने का कार्य करते हैं। अब यूकैरियोटिक की बात करें तो ये लार्ज सेल होती हैं, बड़ी सेल होती हैं, और इनके न्यूक्लियस इनमें पाया जाता है, और न्यूक्लियस के ऊपर इन्वलप यानी कवरिंग होता है। और रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस में पाया जाता है, और न्यूक्लियस इसमें वेल डेवलप्ड पाया जाता है यूकैरियोटिक में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। बट इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता। अब इन दोनों में कॉमन क्या होता है, तो इनमें सीलिया, फ्लैजेला, डीएनए, प्रोटोप्लाज्म, फोटोसिंथेसिस, मेम्ब्रेन और जो सेल, राइबोसोम, ये चीजें क्या हैं, इन दोनों में पाई जाती हैं। चीजें इन दोनों में पाई जाती हैं, कॉमन होती हैं। तो इस तरीके से यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बांट सकते हैं अलग अलग। अब यहाँ पर बताना कि जैसे जो रिप्रोडक्शन है उसमें जो टाइमिंग कम या ज्यादा वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लेते हैं या यूकैरियोटिक। रिप्रोडक्शन का कार्य जो जो प्रोसेस होता है वो यूकैरियोटिक में सबसे ज्यादा होता है यानी जल्दी होता है, या प्रोकैरियोटिक जीवों में सबसे जल्दी होता है। ये क्वेश्चंस रहेगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि प्रोकैरियोट में रिप्रोडक्शन तेज होता है प्रोकैरियोट में फास्ट होता है या स्लो होता है, और यूकैरियोट में रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, स्लो होता है, यानी तेज या धीम होता है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसके बारे में समझे हैं, और आगे जो बातें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।